नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। कोरोना और लॉकडाउन समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को कांग्रेस ने घेरा, ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन हुआ शुरू। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने के बजाय सोशल मीडिया के जरिए घेरने की कोशिश की है। गुरुवार को कांग्रेस का सोशल मीडिया के जरिए प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस का ऑनलाइन प्रोटेस्ट सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शुरू हो गया है। केवल केंद्र ही नहीं, राज्यों तक भी इस प्रोटेस्ट के सहारे कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ एक आवाज उठाई है। कांग्रेस नेताओं ने श्रमिकों, किसानों और छोटे दुकानदारों के लिए इस ऑनलाइन प्रोटेस्ट के जरिए सरकार से राहत पैकेज की मांग की है। अपने अपने घरों से ऑनलाइन आकर गरीब, मजदूरों, किसानों, असंगठित कर्मचारियों और छोटे दुकानदारों के मुद्दा उठा रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने 50 लाख कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों ने फेसबुक पर लाइव आकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों, गरीबों और छोटे दुकानदारों को राहत पैकेज देना चाहिए। साथ ही साथ मनरेगा को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि यह बेकार की योजना है, लेकिन पुराना संकट में सबसे ज्यादा लोगों के काम ही यही योजना रही है जिसे पीएम ने बेकार कहा था। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि मनरेगा के काम को 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने फेसबुक लाइव पर आकर मोर्चा खोला। अनिल चौधरी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही गरीबों की आवाज बनी है और वह गरीब मजदूरों और प्रवासी श्रमिकों की आवाज उठाने का काम करती रही है और करती रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मजदूरों को सीधे नकदी, राज्यों को अधिकार, ये है कांग्रेस की डिमांड। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार को घेरने के लिए ऑनलाइन अभियान चलाएगी कांग्रेस। टैक्स दायरे से बाहर आने वाले लोगों को तुरंत 10,000 रुपए देने की मांग। लॉकडाउन की मार झेल रहे मजदूरों, किसानों, असंगठित कर्मचारियों और छोटे दुकानदारों के लिए राहत पैकेज की मांग को लेकर कांग्रेस आज यानी गुरुवार को ऑनलाइन आंदोलन करेगी। कांग्रेस मांग कर रही है कि इनकम टैक्स की परिधि के बाहर प्रत्येक परिवार के खाते में केंद्र सरकार 10,000 रुपए तत्काल जमा कर मदद पहुंचाए। इसके अलावा मनरेगा योजना में रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। बता दें कि पिछले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्ष के 22 दलों ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि इनकम टैक्स के बाहर आने वाले हर परिवार के बैंक खाते में अगले 6 महीने तक 7,500 रुपए प्रति माह जमा किया जाए। इनमें से 10,000 रुपए की मदद फौरन करने का अनुरोध भी किया गया था। अब इस मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता ऑनलाइन आंदोलन कर मोदी सरकार से डिमांड करेंगे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता तक 11 से 2 बजे के बीच बड़े पैमाने पर मोदी सरकार को घेरने के लिए ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चिट्ठी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिया कि इस अभियान में सभी कार्यकर्ताओं का शामिल होना अनिवार्य है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्रचलित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक साथ 50 लाख कांग्रेस कार्यकर्ता ऑनलाइन आकर मोदी सरकार से डिमांड करेंगे। कांग्रेस ऑनलाइन अभियान के जरिए किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के मुद्दों को उठाकर मोदी सरकार को घेरने की कवायद है। कांग्रेस अपनी मांग को लेकर बड़े पैमाने पर ट्रेंड सेट करने की कोशिश कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी की डिमांड, प्रवासी मजदूरों के लिए खजाना खोले मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, प्रवासी मजदूरों के पलायन के मसले पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने गुहार लगाई है कि मोदी सरकार मजदूरों के लिए खजाना खोले। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने हर परिवार को 6 महीने तक 7500 रुपए प्रति माह देने की मांग की। सोनिया गांधी ने कहा, पिछले 2 महीने कोरोना वायरस के कारण पूरा देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आजादी के बाद पहली बार दर्द का मंजर सबने देखा कि लाखों मजदूर नंगे पांव, भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर जाने के लिए मजबूर हुए। उनकी पीड़ा किसकी को देश के हर दिल ने सुना, लेकिन शायद सरकार ने नहीं।
सोनिया गांधी ने कहा, करोड़ों रोजगार चले गए, लाखों धंधे बंद हो गए, किसान को फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। यह पीड़ा पूरे देश ने झेली, लेकिन शायद सरकार को इसका अंदाजा नहीं हुआ। पहले दिन से ही हर कांग्रेसियों, अर्थशास्त्रियों और समाज के हर तबके ने कहा कि यह वक्त आगे बढ़कर घाव पर मरहम लगाने का है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सोनिया ने कहा, किसानों, मजदूरों समेत हर तबके की मदद से ना जाने क्यों सरकार इनकार कर रही है। इसलिए कांग्रेस के साथियों ने फैसला लिया है कि भारत की आवाज को बुलंद करने का सामाजिक अभियान चलाना है। हमारी केंद्र से अपील है कि वह खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय ने 10 बेड वाला आईसीयू किया दान, सीएम उद्धव ठाकरे ने की तारीफ। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के इचलकरंजी शहर में मुस्लिम समुदाय ने कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए इलाज के लिए 10 बेड वाला आईसीयू राज्य सरकार को दान में दिया है। मुस्लिम समुदाय ने इस रमजान पर राज्य सरकार की अपील पर अनावश्यक खर्च को रोकते हुए 36 लाख रुपए दान में दिए थे। सोमवार को ईद के मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में 10 बेड वाली आईसीयू यूनिट का उद्घाटन किया। ये इचलकरंजी शहर का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, जहां अब आईसीयू की सुविधा उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग में राज्य सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ा लिया है। 10 बेड वाली आईसीयू यूनिट का ऑनलाइन उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा, इचलकरंजी में मुस्लिम समुदाय ने आईसीयू यूनिट के लिए 36 लाख रुपए का दान देकर देश के सामने एक आदर्श उदाहरण पेश किया है कि त्योहार कैसे मनाया जाता है। दरअसल इचलकरंजी में मुस्लिमों के एक संगठन समस्त मुस्लिम समाज ने रमजान के पवित्र महीने के दौरान शहर के एकमात्र सरकारी अस्पताल में 10 बेड के आईसीयू की सुविधा देने का फैसला किया था। इससे पहले यहां के मरीजों को कोल्हापुर और सोलापुर जैसे शहरों में भेजा जाता था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भीषण गर्मी से मिलने वाली है राहत, प्री मानसून ने पकड़ी रफ्तार, कई राज्यों में होगी बारिश। जी हां दोस्तों, इस साल भी गर्मी रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। मंगलवार को राजस्थान के चूरू में सर्वाधिक तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसी तरह उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में भी गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में लो प्रेशर बनना शुरू हो गया है। ऐसे में दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ भीषण गर्मी से राहत दिलाएगा। इसके साथ कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अरब सागर में 2 लो प्रेशर एरिया शुक्रवार और रविवार को बन सकते हैं, जिसमें एक दक्षिण पूर्व और पूर्व मध्य भाग में है, जबकि दूसरा पश्चिम मध्य और दक्षिण पश्चिम भाग में है। ये लो प्रेशर एरिया प्री मानसून को और गति देगा। इसके साथ ही केरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने समुद्र में गुरुवार रात से सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। साथ ही जो मछुआरे समुद्र में हैं, उन्हें भी वापस आने को कहा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ ने कहा, शिवराज सरकार से है जनता में भारी रोष, उपचुनाव में होगी करारी हार। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बनने के बाद से ही कमलनाथ बीजेपी पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में आगामी कुछ दिनों में होने वाले 24 सीटों के लिए उपचुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त जीत होगी, जिससे बीजेपी एक बार फिर बेनकाब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में उनकी सरकार को गिराकर बनी शिवराज सरकार तो असल में इंटरवल है। इसमें नाटकीय बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिले तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दरअसल इन 22 सीटों पर जहां के कांग्रेस के विधायकों ने पाला बदलकर बीजेपी सरकार बनाने में मदद पहुंचाई है, उससे प्रदेश की जनता बेहद नाराज है। इन सभी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। मालूम हो कि मार्च महीने में कांग्रेस के कदावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसके बाद राज्य में तेजी से राजनीतिक हलचल बढ़ गई थी। उनके समर्थकों ने कर्नाटक जाने का फैसला किया, फिर जब प्रदेश वापस आए तो शिवराज सरकार बनाने में मदद की। इन सारे प्रकरण में कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सत्ता चली गई। पूर्व सीएम कमलनाथ अपने गृह नगर छिंदवाड़ा से शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र, शिवसेना का पलटवार, पूर्व सीएम फडणवीस पर लगाया गुमराह करने का आरोप। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी और सियासी संकट के बीच महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बंगले वर्षा में महाअघाड़ी की बैठक हुई। इसमें मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा हुई। बैठक के बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने कहा कि कोरोना काल में हमें विपक्ष से समर्थन की उम्मीद थी, लेकिन वे सिर्फ सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। शिवसेना नेता व राज्य
मंत्री अनिल परब ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार का पूरा समर्थन कर रही है। ऐसा कहकर वह आम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के अहम सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार और भाजपा नेता नारायण राणे ने 25 मई को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से अलग अलग मुलाकात की थी, जिसके बाद ही स्थानीय राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए भाजपा ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। इस बैठक को अब पूरे घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन 5, मंदिरों मस्जिदों समेत जिम जाने की मिल सकती है इजाजत। 11 शहरों पर केंद्रित होगा लॉकडाउन 5। जाने कहाँ क्या छूट, क्या बैन। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके प्रकोप को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन के 3 चरण बीत चुके हैं और चौथा जारी है, लेकिन अब भी कोरोना का प्रकोप कम नहीं हुआ है। ऐसे में लॉकडाउन 4 के खत्म होते ही लॉकडाउन 5 लागू किया जा सकता है। लॉकडाउन 5 में कई तरह की छूट मिलेगी। 31 मई को लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय सभी राज्यों से चौथे चरण के लॉकडाउन की रिपोर्ट मांगेंगे और इसके बाद लॉकडाउन 5 पर चर्चा की जाएगी। लॉकडाउन की जिम्मेदारी केंद्र राज्य सरकारों के कंधे पर डाल सकता है। लॉकडाउन 5 के दौरान सिर्फ कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य सभी जोन में सैलून और जिम खोलने की इजाजत दी जा सकती है। इसके अलावा मंदिरों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों को भी खोला जा सकता है। वहीं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे। इसके अलावा मॉल और मल्टीप्लेक्स को भी बंद रखा जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों की हालत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, अब तक के इंतजामों को नाकाफी बताया। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू राष्ट्रव्यापी बंद के बीच देश में प्रवासी मजदूरों को हो रही समस्याओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और देश भर की राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहते हुए कहा कि केंद्र सरकार बताएं कि अभी तक प्रवासी मजदूरों के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। अदालत ने कहा है कि अभी तक के प्रयास पर्याप्त नहीं है। प्रवासी मजदूरों के लिए ये कठिन दौर है और इस स्थिति से उबरने के लिए प्रभावकारी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 28 मई की तारीख तय की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से प्रवासी मजदूरों के विषय पर न्यायालय की सहायता करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ओर से कमियां रही हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को आवास, भोजन और यात्रा की सुविधा देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। अपने आदेश में पीठ ने बेंच ने कहा है कि अखबारों, मीडिया में लगातार खबरें दिखाई जा रही हैं कि किस तरह प्रवासी मजदूर देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हैं। वे पैदल ही या साइकिल पर लंबा सफर तय कर रहे हैं। यही नहीं, उनके लिए खाना पानी आदि का भी दिक्कत है। ऐसे समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर तुरंत कदम उठाने चाहिए। बता दें कि लॉकडाउन के चलते लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर उन राज्यों में फंस गए थे जहां वह काम करने गए थे। आय और भोजन का कोई साधन न होने के चलते कई श्रमिक घर जाने के लिए पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पर निकल गए थे। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने इन मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन और बस सुविधा संचालित करने का फैसला किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हिमाचल में पीपीई घोटाला, हेल्थ डायरेक्टर गिरफ्तार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मेडिकल स्कैम में राज्य के स्वास्थ्य निदेशक अजय गुप्ता की गिरफ्तारी की गई थी। मेडिकल घोटाला पीपीई किट से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक को 5 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। बुधवार 27 मई को अजय गुप्ता को कोर्ट में पेश किया गया। विजिलेंस विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान ने कहा बिहार सरकार को छात्रों के ट्रेन का किराया लौटाए रेलवे। जी हां दोस्तों, राजस्थान के परिवहन मंत्री बोले रेल मंत्री को लिखेंगे खत। छात्रों के ट्रेन किराए से राजस्थान सरकार का लेना देना नहीं। छात्रों के रेल भाड़े को लेकर राजस्थान और बिहार आमने सामने आ गए हैं। राजस्थान से बिहार लौटे छात्रों के रेल भाड़े को लेकर बढ़े विवाद पर गहलोत सरकार ने सफाई देते हुए कहा कि बिहार के छात्रों के रेल भाड़े के पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं है। बिहार सरकार को पैसा लौटाने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखी जाएगी। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, मैं रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखूंगा कि रेलवे ने जो बिहार सरकार से छात्रों को ले जाने के बदले पैसे
लिए हैं वो बिहार सरकार को लौट दें। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट किया था कि राजस्थान सरकार ने 1 करोड़ रुपए बिहार सरकार से कोटा के छात्रों को ट्रेन से भेजने के लिए लिया है। इसका जवाब देते हुए राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। छात्रों को ले जाने के लिए बिहार सरकार ने रेलवे से बात करके ट्रेन चलवाई थी और उसी सरकार ने रेलवे के अकाउंट में पैसा जमा कराए थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।